हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, तो अपन ने कल पढ़ा था बच्चों वेपर डेंसिटी मेथड से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना, है ना। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था वेपर डेंसिटी मेथड। तो ठीक है। अब इस वेपर डेंसिटी मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते बेटा, देखो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये देखो बेटा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो है नहीं कि आज छोड़ दिया तो कोई नहीं, पिछला लिंक नहीं करेगा। अब जिस बच्चे ने कल क्लास अटेंड नहीं की है ना, तो उसको आज वाला कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंसेप्ट है मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते उनको बहुत दिक्कत होगी। अब आप ये चीज समझ लीजिए, है ना। हाँ भैया, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, degree of dissociation of N2O4 into NO2 is 20%. Calculate density of equilibrium mixture. देखो बेटा सुनो, इस क्वेश्चन में आपको दिया, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ना, तो आपको एक तो इसने टेम्परेचर दे रखा है बेटा। टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन दिया हुआ बेटा। फिर देखिए, इसने प्रेशर दे रखा है बेटा, दे रखा है, ठीक है। और आपसे अल्फा दे रखा है इसने, कितना? 20%, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? डेंसिटी, है ना बेटा, ग्राम पर लीटर में। अब देखो बेटा सुनो, आप एक चीज बताओ, इस चीज से अपन क्या सीख सकते हैं। देखो बेटा, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। ये पढ़ाया था मैंने, आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया था बच्चों। स्टेट ऑफ मैटर में ये पढ़ा था हम लोगों ने बेटा। डेंसिटी अगर आपको निकालनी हो, ये आ जाएगा क्या? बोलो बेटा, अगर आपको डेंसिटी निकालनी हो तो ये आ जाएगी क्या? कौन आरटी? बोलो बच्चों, अरे बोलो। अब देखो, प्रेशर आपको पता है, आर की वैल्यू सबको पता होती है, टेम्परेचर पता है। सिर्फ एक चीज हमें नहीं पता। कौन सी चीज नहीं पता? बताओ। हमें सिर्फ स्मॉल एम नहीं पता है ना। तो देखो बेटा सुनो, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ये बोलो बेटा, ये कल फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि ये N2O4 है ना बेटा। ये N2O4 इस तरह से जा रहा है, N2O4 जा रहा है 2NO2 में, ठीक है। तो N की वैल्यू बताओ बेटा, N की वैल्यू 2 होगी क्या? एक मोल मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? एक मोल से 2 मोल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं बेटा। तो देखिए, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो, अच्छा इसका कैपिटल एम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 14 × 2 और 16 × 4 सोल्व करोगे, ये आ रहा है 92, ठीक है। तो देखो बेटा 92 ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। और अल्फा कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है ना बेटा। तो यहां से मैं स्मॉल एम फाइंड आउट कर सकता हूं बेटा, यहां से इसको सोल्व करके, है ना। तो सोल्व करके जब मैं स्मॉल एम फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास आ रहा है बेटा 76.66। पहले बोलो, इतना सबको समझ में आ गया? देखो, आपको बेटा टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, ठीक है ना। आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। आपको प्रेशर गिवन है, ठीक है बेटा। फिर देखिए, आपको पूछ क्या रहा है? डेंसिटी पूछ रहा है। तो याद कीजिए बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर में इक्वेशन पढ़ी थी, पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? पीएम अपॉन आर टी आ जाएगी। प्रेशर गिवन है, आर की वैल्यू सब जानते हो, टेम्परेचर गिवन, यानी स्मॉल एम पता करना है।
तो ये इक्विलिब्रियम बेटा, N2O4 से 2NO2 है ना। तो यहाँ ये N की वैल्यू 2 है, यहां से मैंने पता कर लिया बेटा। और अब देखो बेटा, अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहता हूं तो देखिए प्रेशर कितना दिया हुआ था 1 atm, ये कितना था 76.66, आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 3.11 ग्राम पर लीटर, ये आ जाएगी मेरे पास। अब देख लो भैया, इस न्यूमेरिकल में अभी भी कोई डाउट है तो बोल जाइए। न्यूमेरिकल में अभी भी कोई डाउट है बोलो। आप अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन में है ना डेंसिटी पूछिए, डेंसिटी पूछिए बच्चों, वेपर डेंसिटी नहीं पूछिए, पता है ना, है ना। रिया सगेल, वो वेपर डेंसिटी है और ये डेंसिटी है, पता है क्या, D-D। देखो बेटा, डेंसिटी की तो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ठीक है। और जो वेपर डेंसिटी है वो पता होगी आपको, यूनिट लेस होती है, ठीक है ना। ये पता है दोनों चीजें। रिया सहगल पता लगी बात, पूछ क्या रहा है तेरे को, डेंसिटी पूछ रहा है या वेपर डेंसिटी। देख यूनिट, देख यूनिट क्या लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है डेंसिटी की, तो फिर बता मैं कैसे कौन से निकालूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन से निकलेगी ना, आइडियल गैस इक्वेशन से निकलेगी। अच्छा ये तो मैं सिंबल के कारण दिक्कत हो रही होगी ना, इस सिंबल को एक काम करते हैं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वो डी नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, सिंबल को चेंज कर देते हैं, मैं इसको रो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो ये रो है वो डेंसिटी है, ठीक है, किसमें, ग्राम पर लीटर में। आप याद करो वेपर डेंसिटी कैसे बढ़ी थी, देखो किसी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय की डेंसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी। रिया साइकिल क्लियर हो गया क्या, कंफ्यूजन, ठीक है। चलो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए। हाँ बेटा, इस बार हे भगवान, ये बच्चे है ना, कई तो इतने खतरनाक है, समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आता। अनुराधा, ये मैंने अभी क्या पढ़ा है, मैंने पूछा क्या डेंसिटी, और वो फॉर्मूले में क्या है, वो वेपर डेंसिटी है, पता है क्या तुम्हें कुछ, अनुराधा, वो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, ये जो फॉर्मूले में लिखी हुई है क्या है, अरे कुछ पता है क्या तेरे को। ये अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बेटा, इसमें मैं उस बच्ची ने यही तो बोला था। देखो बेटा एक चीज सुनो ढंग से, मैंने कल आपको इतना ढंग से समझाया कि डेंसिटी वेपर डेंसिटी अलग चीजें हैं, फिर भी है ना पढ़ते लिखते हो नहीं तुम। देखो एक लिखा हुआ वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है, किसी भी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की डेंसिटी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, समझ में आ गया। और वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो डेंसिटी पूछ रहा है, वो वेपर डेंसिटी नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप एक काम करो, ये जो सिंबल है ना उसको चेंज कर दो, इस सिंबल को मैं यहाँ चेंज कर देता हूं।
देखिए इसको आप है ना यहाँ पे रो लिख दीजिए, ठीक है। और बच्चों अभी भी किसी को डाउट है क्या? बेटा एक होता है डेंसिटी, एक होता है वेपर डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट होती है और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। अनुराधा कुछ समझ में आया तेरे को या नहीं आया, सही से बताना। अरे अनुराधा समझ में आया क्या? क्या ओके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया ये बताओ। देखो बेटा इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको टेम्परेचर गिवन है बेटा। आपको प्रेशर गिवन है। और आपको इसने डेंसिटी गिवन है, ठीक है, कितनी? 1.16, ठीक है, ये दे रखी है। अब ये जो 1.16 दे रखी है ना बेटा, अनुराधा ये क्या है? ये डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी है? अनुराधा अनुराधा ये क्या है? ये जो दे रखी है वो क्या है? 1.16 ग्राम पर लीटर। अनुराधा अनुराधा ये जो दे रखी है ये क्या है? क्या यार, अरे बेटा देख इसकी यूनिट लिखी हुई है। ये वेपर डेंसिटी कहाँ है? ये डेंसिटी है ना। अनुराधा समझ में आया तेरे को? इसकी यूनिट लिखी हुई है ना 1.16, तो ये डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी है? अनुराधा कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्या ये बताओ। देखो बेटा सुनो, हमारे पास एक इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है बेटा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, बोलो बेटा। यहां से देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं, ये जो W बाई वी है ना, इसको अपन डेंसिटी लिखते हैं। तो मैं इस डेंसिटी को अब रो से इंडिकेट कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उस डी से इस डी से। तो यहां से देखो बेटा, अब मुझे बताओ, आप स्मॉल एम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1.16, ठीक है। आपको स्मॉल एम फाइंड आउट करना है और डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.16। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 700 केल्विन। तो यहां से जब आप एम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ गई 58.33। आगे बच्चों अब देखो, हमें बेटा अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा के लिए ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब बताओ कैपिटल एम क्या होगा? COCl2 का मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा? ये जो कार्बन 12 16 35.5 इंटू 2, यानी ये आता है बेटा 99। तो 99 माइनस 58.33, 58.33, 2 - 1 है ना। आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करोगे तो ये लगभग लगभग आएगा आपका 0.72, ठीक है। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, है ना। मैं वापस एक बार समझा देता हूं, कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है। देखो डेंसिटी होती है क्या? वेट इन ग्राम
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर होगी। एक होती है वेपर डेंसिटी, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल डी और स्मॉल डी से इंडिकेट किया था, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो है बेटा किसी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। अब मुझे बताओ वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट होगी क्या? अरे वेपर डेंसिटी की यूनिट होगी क्या? नहीं होगी ना। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दिख रहा है क्या? ऊपर किसी गैस की डेंसिटी, नीचे हाइड्रोजन की डेंसिटी, तो ये क्या होगी, ये यूनिट लेस होगी। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन किया था इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ये डेंसिटी पूछ रहा है या वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। अब कंफ्यूजन होए तो आप देखो ऑप्शन में इसने यूनिट दे रखी है क्या, ऑप्शन में इसने यूनिट दे रखी है क्या? अनुराधा यूनिट दे रखी है क्या? अनुराधा यूनिट दे रखी है क्या ऑप्शंस में? तो ये क्या है, ये डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी है? अरे स्मॉल डी मत बोल, ढंग से पूरा लिख। ये क्या है, ये डेंसिटी है ना। तो अब ध्यान रखना यहां हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी ये रो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूले में लिखा था कैपिटल डी और स्मॉल डी, वो क्या था, जो हमने फॉर्मूले में लिखा था वो क्या था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ये वाला। अनुराधा वो क्या है, ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है? अनुराधा ये क्या है कैपिटल डी और स्मॉल डी जो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, बोलो। अनुराधा ईमानदारी से बताना तेरे को समझ में आया है अभी भी नहीं आया? अनुराधा अरे समझ में आया क्या, यस और नो नहीं, समझ में आया क्या तुम्हें? डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। देखो बच्चों ये क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइज्ड is 0.4 into √5 times that of pure oxygen. What is percentage degree of association of oxygen assuming pure O2 in the sample initially? तो देखो बेटा कैसे, सुनिए सबसे पहले क्या मतलब, सुनिए देखिए बेटा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है ना, मिक्सचर कंटेनिंग O2 एंड O3, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर O2 और O3 हो, है ना, यानी उसमें ऑक्सीजन तो ज्यादा होगी और थोड़ी बहुत उसमें ओजोन होगी। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज ये ये इक्विलिब्रियम बनता है बेटा, देखो 3O2 से 2O3 बन गया, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा सुनो, ये गैसियस फेज में है बेटा। अब मुझे बताओ यहाँ n की वैल्यू बताओ, बोलो बेटा। देखो इसके 3 से 2 बन रहे, तो 1 से क्या बनेगा, 2/3 बनेगा, बनेगा बेटा, बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा क्या करेंगे, अल्फा से लिख सकते हैं कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम n-1, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ये कर सकते हैं बेटा 2/3 -1,
लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो बेटा, इसको सोल्व करो आप, तो सोल्व करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा क्या, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और ये हो गया आपके पास, बोलो बच्चों, -1/3। सोल्व करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, ये इस तरह की पिक्चर आएगी क्या, आएगी क्या, बोलो। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, आपको ये m तो पता है, m कितना होगा, 32 होगा क्या? अरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, हमें स्मॉल m पता करना है, करना है। आप लोगों ने बेटा पढ़ा था क्या स्टेट ऑफ मैटर में, कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होती है ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी? तो अब देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बेटा। देखो, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो शुरू में तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा ना बेटा, शुरू में सिर्फ ऑक्सीजन होगा, और बाद में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो दोनों होंगे ना, ऑक्सीजन और ओजोन। समझ में आ रही है बात? शुरू में सिर्फ ऑक्सीजन होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो दोनों होंगे। तो दोनों मतलब हमें मिक्सचर मिलेगा ना इक्विलिब्रियम पर, किसका, ओजोन और ऑक्सीजन का। तो अब देखो बेटा, ये क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ऐसा कह सकते हैं क्या? ये जो मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन में ये लिखा, समझ में आया क्या? अरे भैया ये स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया मैंने, लॉजिक आपको याद करो। अब देखो, ये मिक्सचर का कितने टाइम बता रहा है, मिक्सचर की कितने टाइम बता रहा है, ऊपर देखो बेटा, यहाँ दे रखा है 0.4 इंटू √5 टाइम्स। तो देखो 0.4 इंटू √5 टाइम्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन, 13 बेटा, ठीक है। और ऑक्सीजन का पता है आपको, M मिक्सचर पता करना है, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, जो आप M मिक्सचर पता कर रहे हो, यानी वो स्मॉल m है, वो सोल्व करने पाएगा 40। सोल्व कर लेंगे आप, सोल्व करने पे 40 आ रहा है बेटा। अब देखो, अब हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा हमारे पास ये आया था बेटा, देखिए ये आया 40, ये है 32 डिवाइडेड बाई आपका 40, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 60%। भैया इन तीनों क्वेश्चंस में अभी भी किसी को डाउट है ना, ईमानदारी से बोल जाओ। अभी भी किसके दिमाग में अगर ये पता नहीं लग रहा कि डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो बोल जाओ, है ना। डेंसिटी, एक बार बताओ बेटा, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी, मेरे हिसाब से फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत काम आता है आपके, आता है ना, आता है बच्चों। अब मुझे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी की कोई यूनिट होती है क्या? अरे रिलेटिव वेलोसिटी की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, नहीं होगी ना। इसी तरह से बच्चों वेपर डेंसिटी को देखो, मैंने क्या लिखा था कल, वेपर डेंसिटी को मैंने कल रिलेटिव डेंसिटी भी लिखा था, चेक करो, दिख रहा है, वेपर डेंसिटी वीडी और रिलेटिव डेंसिटी, समझ पा रहे हो? अरे बोलो, तो पता लग रहा है ना कि हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वेपर डेंसिटी, क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल किया ओजोन वाला, ये क्लियर है सबको? ये ओजोन वाला, इसको पढ़ो, देखो बेटा क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है बेटा, कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब कि जिसमें आपकी CO2 मिली हुई हो, तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन जिसमें ओजोन मिली हुई हो।
ठीक है, वो कितने टाइम है? 0.4 into √5 times that of pure oxygen. What is percentage degree of association, ठीक है, of oxygen assuming pure O2 in the sample initially? तो देखो बेटा, मैंने इनिशियली सिर्फ क्या ली? ऑक्सीजन ली, और उस ऑक्सीजन से मैंने क्या बनाया? ओजोन बनाया। तो रिएक्शन तो ये होगी, इसके 3 से 2 मोल बन रहे हैं, तो 3 से 2, तो 1 से 2/3, तो n की वैल्यू आ गई। अल्फा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये देखो इधर लिखा मैंने, कैपिटल M माइनस स्मॉल m लिखा है बेटा। यहां से आप n की वैल्यू रख दीजिए, रख के सोल्व करोगे तो देखो, हमें कैपिटल M तो पता है 32, लेकिन हमें ये नहीं पता है, तो हम इस स्मॉल m को निकालना चाहेंगे। तो इसने हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखी है, तो इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट ऑफ मैटर में बच्चों, है ना, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो आपकी मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मैंने रखा आपके सामने, और रख के मैंने इसको सोल्व कर दिया बच्चों। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब बेटा एक चीज पढ़नी है हमें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझना। देखो बेटा, एक बात सुनो, देखिए एक पर्टिकुलर बंदा, है ना, जैसे आप अपने भी सोचो, ये भगवान, अरे डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही बात है। जब कंपाउंड कंबाइंड होगा तो एसोसिएशन बोल देंगे, और जब वो टूटेगा तो डिसोसिएट बोल देंगे। कशिश गर्ग समझ में आ गया? अल्फा तो वही रहेगा। अभी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? 3 से 2 बन रहे हैं, तो एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं? ठीक है, हाँ भैया, अब देखो सुनो, अब मैं एक फंडा समझाऊंगा आपको, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखो सोचिए, ये आप हो, अपने आप इस बात को पिक्चर पे इमेजिन करना। देखिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, बोलो बेटा, उनके बच्चे हो, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, है ना, वो बेटा, ठीक है। अच्छा, आप अपने टीचर के स्टूडेंट हो, बोलो बेटा, बोलो, टीचर के लिए स्टूडेंट है। अच्छा, आप अपने फ्रेंड के लिए उसका फ्रेंड हो, बोलो बेटा, हो कि नहीं हो? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके चाचा है ना, चाचा है या चाची है, तो उनके लिए भतीजा, नेफ्यू या नीस जो भी हो, भतीजा या भतीजी हो, आपके मामा हो सकते हैं बेटा, तो मामा के लिए, उसके लिए भांजा या भांजी जो भी हो, है ना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब देखिए, मेरे को एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बात बताइए, एक ही बंदा है ना, एक ही बंदा है, और वो एक ही बंदा इतने रिलेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि नहीं है? बोलो बच्चों, अरे इतने रिलेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में। अभी मुझे बताओ, आप क्लास ले रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे रूम से बाहर आप किसी और को छोड़ के आए हो कि लो मम्मी, ये मेरी जगह अब ये है। अरे आप ही हो ना, बोलो बेटा। तो इस, ये जो एक ही बंदा है, वो एक ही तो बंदा है ना सारे इक्विलिब्रियम में, ये एक ही तो बंदा है ना सभी इक्विलिब्रियम के अंदर। बोलो बच्चों, डिफरेंस थोड़ी ना है, नया थोड़ी ना आया। बात समझ में आ गया? तो अब देखो बेटा, ये सारे इक्विलिब्रियम एक साथ है बच्चों, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम एक साथ है बेटा, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम आपकी लाइफ में एक साथ, है ना। और उन सारे इक्विलिब्रियम में आप ही हो, तो आपकी कंसंट्रेशन बोल दो, आपका प्रेशर बोल दो, वो एक ही जैसा रहेगा ना? चेंज होगा क्या? अरे बोलो, अंकल के लिए जो उसका भतीजा है या नेफ्यू या नीस है वो अलग है क्या? और उसके मैटरनल अंकल या उसके मामा मामी के लिए कुछ अलग है क्या? एक ही तो बंदा है। बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो अब देखो बेटा सुनो, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्या फंडा है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा समझना। देखो, जैसे मैंने ये किया बेटा,
ये देख, ये क्या भैया, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे जा रहा है। अब इस चीज में आप ये सोचिए, आपको दिख रहा है बेटा, आपको इसमें क्या दिख रहा है कि दोनों इक्विलिब्रियम में CO2 है कि नहीं है? अरे दोनों इक्विलिब्रियम में CO2 है। अब आप सोचिए कि पहले वाले इक्विलिब्रियम में भी वही बंदा है और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम में वही बंदा है कि नहीं है? अब ये दोनों इक्विलिब्रियम अगर सेम कंटेनर में हो, है ना, सेम कंटेनर में हो, तो जो स्पीसीज कॉमन होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसका प्रेशर सब जगह सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, होगा ना? होगा बेटा, समझ में आ गया क्या? क्या ये बात समझ में आई? पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का लॉजिक समझ में आ गया सबको? यानी जो कॉन्सेंट्रेशन या जो प्रेशर आपकी फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो की वो सेकंड में होगी, होगी कि नहीं होगी? तो देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे लिखता हूं, व्हेन टू और मोर देन टू इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया ध्यान रखना बेटा, ये प्लूरल है इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम सिंगुलर है और इक्विलिब्रिया प्लूरल है ना? तो व्हेन टू और मोर देन टू इक्विलिब्रिया आर established in same container and both, ऐसे कर दो चलो, and these equilibria have at least one common species, ठीक है? then concentration or partial pressure will be similar, in all those equilibria in which common species is present. ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, क्या वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं क्या? ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, बताओ। when two or more than two equilibria are established in the same container and these equilibria have at least one common species, then concentration or partial pressure will be similar in all those equilibria, है ना? then concentration और partial pressure, इसको ऐसे लिख दो, concentration और partial pressure of common species, ठीक है? concentration or partial pressure of common species will be similar in all these equilibria in which common species is present. क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। तो देखो साइमल्टेनियस का पता कैसे लगेगा? साइमल्टेनियस का पता कैसे लगेगा? आपको कोई ना कोई एक कॉमन स्पीसीज दिख जाएगी, ठीक है बेटा? क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बताओ, ये दिख रहा है आपको? क्या ये कॉमन इक्विलिब्रियम है क्या? क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है बच्चों? क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? अनुराधा, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्यों है? अनुराधा बताओ। अनुराधा, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्यों है, बताओ। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्लोरीन कॉमन दिख रही है बेटा। देखो इसमें
क्लोरीन कॉमन दिख रही है। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसको अपन बोल देते हैं इक्विलिब्रियम फर्स्ट, इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करोगे तो मुझे बताओ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करोगे तो हमें इसको क्या करना है किसी चीज को अगर बढ़ाएंगे तो उसको घटाना है ना। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करना है। तो मुझे बताओ बेटा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को डिक्रीज करना है तो सेकंड इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सेकंड इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? देखो अपन ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन CO is added, है ना, then second equilibrium will shift in backward direction and in this way chlorine is consumed। बोलो बेटा, अब मुझे बताओ, जब सेकंड इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो CO किसके साथ रिएक्ट करके COCl2 बनाएगा बेटा? बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ? Cl2 के साथ। तो इस तरह से बताओ कि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई कि नहीं हुई? बोलो बेटा, Cl2 इज कंज्यूम्ड तो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। Cl2 is consumed, it means concentration of chlorine is reduced। अब मुझे बताओ, अगर क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुई तो वो जो सेकंड में हुई तो वो फर्स्ट में तो हुई होगी ना। अरे बच्चों ऐसे सोचो कि आप में से कोई बच्चा बीमार है तो वो हमारे लिए भी बीमार है, वो अपने पेरेंट्स के लिए भी तो बीमार है ना। अरे बात तो सब में वही लगेगी ना। अब सेकंड इक्विलिब्रियम में अगर क्लोरीन घटी है तो वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम में भी तो घटी होगी ना, घटी होगी बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर फर्स्ट इक्विलिब्रियम में क्लोरीन कम हो गई तो PCl5 वाला इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड होगा। अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो PCl5 की अमाउंट क्या होने लग जाएगी बच्चों? बताओ, PCl5 की अमाउंट डिक्रीज होने लग जाएगी। क्या समझ में आ गया लॉजिक? तो Cl2 इज रिड्यूस्ड, इट मींस इक्विलिब्रियम फर्स्ट will shift in forward direction, है ना, means PCl5 will reduce। क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? विश्वजीत सिंह जी, विश्वजीत सिंह जी, ठीक है, चलो अगला बताओ बेटा। ये देखो बेटा, ये दोनों एक ही कंटेनर में इक्विलिब्रियम है। पहले ये देख के बताओ कि क्या ये साइमल्टेनियस है क्या? क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है क्या? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? कौन दिख रहा है? देखो बेटा, अमोनिया दिख रहा है इसमें, ये देखिए आप, दिख रहा है, ये तो कंफर्म है। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब सबसे पहले मैं इसको इक्विलिब्रियम फर्स्ट बोल देता हूं, इसको इक्विलिब्रियम सेकंड बोल देता हूं। तो देखिए बेटा सुनिए, मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर फर्स्ट इक्विलिब्रियम, फॉर फर्स्ट इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, Kp फर्स्ट प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर? क्या बात आपके दिमाग में कुछ सेट बैठ रही है क्या? फर्स्ट इक्विलिब्रियम से प्रेशर ऑफ अमोनिया ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 9 ATM का स्क्वायर, है बेटा। तो बताओ, प्रेशर ऑफ अमोनिया 3 ATM आ गया क्या?
क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? बोलो बेटा, इतनी बात सबके दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना गिवन है? कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना गिवन है? 12 एटीएम। वो किस किस के कारण होगा? वो जो 12 एटीएम प्रेशर है वो किस किस के कारण होगा? जो दो गैसेज है वही होगी ना, अमोनिया और H2S के कारण। तो अब मुझे बताओ, अब मैं बोलूंगा इन कंटेनर, है ना, टोटल प्रेशर इज 12 atm and it is ammonia and H2S। बोलो बेटा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं P अमोनिया एंड PH2S, ये बेटा टोटल 12 atm है। अच्छा, अमोनिया आपको पता है ना बेटा, अमोनिया आपको गिवन है, तो यहां से प्रेशर ऑफ H2S कितना आ गया? बोलो बेटा, क्या 9 atm आ गया क्या? बोलो। टोटल 12 था, उसमें से 3 एटम आपका 3 एटीएम अमोनिया का, तो बाकी 9 एटीएम H2S का होगा फिर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे केपी सेकंड लिखना हो तो केपी सेकंड क्या मैं ऐसे लिखूंगा? केपी सेकंड ऐसे लिखूंगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ H2S। अब देखो बेटा, ये था 3 एटीएम, ये था 9 एटीएम, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 27 एटीएम स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बच्चों सबको? ठीक है, चलो अगला, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बताओ। ये दो सॉलिड दे रखे हैं बच्चों, एक्स एंड वाई, ठीक है, दो सॉलिड दे रखे हैं, एक्स और वाई डिसोसिएट हो रहे हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और ये इक्विलिब्रियम ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है ना, इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन कंटेनर, कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन कंटेनर। बताओ भैया। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा कि क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है बेटा? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। देखिए, ये लिया मैंने, ठीक है, एक सॉलिड जा रहा है ए और 2B के अंदर। अब बेटा इस चीज को समझ लीजिए, है ना, मैं ऐसे मान लेता हूं, और एक ये दे रखा है वाई सॉलिड, ठीक है, 2B और सी गैस, ठीक है। अपन ऐसा मान लेते हैं बेटा, लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो मैं मान लेता हूं बेटा, मैंने मान लिया जेड, मान लिया जेड, मान लो बेटा। तो मुझे बताओ, अगर इस इक्विलिब्रियम में ए का पार्शियल तो बी का कितना होगा? बताओ बेटा, 2z हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका जेड मानोगे तो उसका अपना आप ही 2z आएगा, क्योंकि मोल्स डबल है। अच्छा, यहां मान लो लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, वो मैंने मान लिया y। तो देखो बेटा, यहां अगर ये y है तो ये कितना हो गया? ये 2y हो गया क्या? अरे बच्चों हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो b है, अब दोनों इक्विलिब्रियम में इसकी अमाउंट बराबर होगी ना। एक बात ऐसे बताओ बेटा, सुनो, एक बंदे के दो बिजनेस है मान लीजिए, है ना, दो बिजनेस हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो उस बंदे की नेट इनकम क्या होगी? उस बंदे की नेट इनकम क्या होगी? सारे इक्विलिब्रियम का एडिशन कर देंगे, सारे बिजनेस का एडिशन कर देंगे। तो मुझे बताओ
कि जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 2b है वो टोटल कितना होगा, यहाँ और यहाँ। अब बोलो बेटा वो सिमिलर हो गया ना, जितना फर्स्ट इक्विलिब्रियम है उतना ही सेकंड इक्विलिब्रियम है। अरे बोलो बच्चों, समझ में आई बात? जितना बी के सोर्स कौन कौन है, आप एक बात बताओ, बी के सोर्स कौन कौन है? बी एक्स से भी बन रहा है, वाई से भी बन रहा है, बन रहा है। तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल बी कितना हुआ उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर ओवरऑल बी कितना हुआ? आप इसको ऐसे बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा, कि जैसे एक काम कीजिए, जैसे मैं ये लिखता हूं, मुझे एक चीज बताओ बेटा, देखो ये H2S है बेटा, और ये HCl है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस कंटेनर में जो टोटल H प्लस आयन होंगे वो किस किस कारण होंगे? H प्लस आयन ड्यू टू H2S और H प्लस आयन ड्यू टू HCl। बोलो दोनों के कारण होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे क्या? बोलो बच्चों, होंगे। तो ये बात मैंने यहां लिखी है, ये बात मैंने यहां लिखी है, लिख सकता हूं? बोलो। अरे बच्चों समझ में आ गया मैंने दोनों का एडिशन क्यों किया? बोलो। अब देखो बेटा, ये है केपी फर्स्ट, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं केपी सेकंड, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या केपी फर्स्ट और केपी सेकंड, मैं केपी फर्स्ट को ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का स्क्वायर, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो बेटा, क्या ऐसा लिख सकता हूं? बोलो। देखो यहाँ ए और 2b है, यहाँ 2b और c है, लिख सकता हूं। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया बेटा, हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने ए का पार्शियल प्रेशर कितना माना है? बोलो बेटा, ए का पार्शियल प्रेशर कितना माना है? जेड माना ना, तो क्या पी ए जेड हो गया और पीसी आपका वाई हो गया क्या? तो देखो बेटा, ये जेड है और ये वाई है। अच्छा केपी वन की वैल्यू देखो ऊपर दे रखी है, 9 इंटू 10⁻³ 4.5 ये दे रखी है बेटा। ये 2 आ गया क्या? ये 2 आ गया। तो z किसके बराबर आ गया बेटा? z 2y के बराबर आ गया क्या? अरे बच्चों यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक समझ में आया क्या? देखो ये केपी फर्स्ट केपी सेकंड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो केपी फर्स्ट है ना, 9 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो उसको अपन ऐसा लिखेंगे क्या? बोलो बेटा, ध्यान दीजिए भाई, केपी फर्स्ट आप कैसे लिख रहे हो? देखो आप लिखोगे पी ए और पीबी का स्क्वायर। अच्छा पी ए कितना है? देखो जेड है बेटा, और पीबी कितना है? 2z प्लस 2y है ना, तो लिख दिया बेटा मैंने। यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चों? अब बताओ इस 2y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस 2y की जगह z लिख सकता हूं। तो देखो बेटा 9 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये 2z ये हो गया बेटा। यहां से देखो 9 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये हो गया बेटा 9z³। यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻1 यानी कितना हो गया? 0.1 हो गया क्या? क्या पहले आपको z की वैल्यू समझ में आ गई? z की वैल्यू समझ में आ गई बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर आपको z समझ में आ गया, z समझ में आ गया, तो आप y बता सकते हैं क्या?
आप y बता सकते हैं क्या? बोलो। z आया 0.1 ATM, तो y क्या होगा? z/2, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या ये 0.05 ATM हो गया? क्या ये 0.05 ATM हो गया? बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर किस किस का होगा? ए का, बी का और सी का। इसमें देखो बेटा, इन इक्विलिब्रियम में कौन कौन से गैसेस कंपोनेंट है? ए है, बी है और सी है ना बेटा? ए, बी और सी। तो अब देखो, ए का आपने लिखा था जेड, जेड लिखा था ना, ठीक है। और बी का क्या हो गया? 2z और 2y, और सी का क्या लिखा था? y। तो सोल्व करने पर ये कितना आ रहा है बेटा? 3y प्लस 3z। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? बोलो बेटा, यहां से देखो, 3y की वैल्यू 0.05 और z की वैल्यू 0.1, तो ये मेरे पास हो गया 0.45 ATM। आ गया बेटा? वापस देखो, इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ो आप ढंग से। इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ो। देखो, दो इक्विलिब्रियम दे रखा है, दोनों में बी कॉमन है, ठीक है, दोनों का केपी गिवन है। गिवन है बच्चों, हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है कंटेनर के अंदर। तो चेक कीजिए कि इसमें जो बी है वो कॉमन है बेटा, जो बी है वो कॉमन है, ये देखो बेटा, है ना? इसका मतलब कंसेप्ट कौन सा लगेगा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का लगेगा। अब फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम में बेटा मैंने ए का पार्शियल प्रेशर जेड मान लिया, तो ए का अगर जेड मानूंगा तो बी का जस्ट डबल होगा ना, ए का जेड तो उसका 2z। सेकंड इक्विलिब्रियम मैंने सी का वाई मान लिया, तो सी का अगर वाई मानूंगा तो बी का अपना भी 2y हो गया। क्या हो गया बच्चों? सी का 2y हो गया ना? हो गया बेटा? आगे बात समझ में? बोलो। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, तो रेशियो लेने के बाद मुझे जेड और वाई में रिलेशन पता लग गया, जेड और वाई में रिलेशन पता लग गया। डाटा गिवन है, देखो 9 इंटू 10 की पावर -3 और 4.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और जेड और वाई में पता लग गया। अब ये जेड और वाई का यूज करते हुए मैंने किसी एक इक्विलिब्रियम को काम में लिया, तो केपी फर्स्ट काम में लिया, और उसमें आपको पता है, आप पी ए देखो बेटा जेड है, ये देखो यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है, और बी देखो 2z प्लस 2y, और उसका स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो आगे स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर क्या है? 2 है ना, ये हो गया। अब इस 2y की जगह मैंने z रखा, तो ये सोल्व करके बेटा मैंने z की वैल्यू निकाल ली, और जब z की पता लगी तो y की पता लग गई। अब तो मुझे z और y की वैल्यू को रख के टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना था। क्या दिमाग में बैठी बात? बोलो बच्चों, क्या दिमाग में बैठ गई क्या? पक्का? देख लो भैया, विश्वजीत सिंह जी, विश्वजीत सिंह जी, आ गया? चलो बच्चों, चलिए अब एक कंसेप्ट और सिखाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, ई फ्लोरिसेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? ई फ्लोरिसेंट एंड डी लिक्विसेंट कंपाउंड, समझना, है ना? ई फ्लोरिसेंट एंड डी लिक्विसेंट, तो क्या होता है? देखो बेटा सुनो, सपोज देखो बेटा, ये मेरे पास एक हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड क्या है? एक कंपाउंड है, हाइड्रेटेड समझ दो बेटा, ऐसा कंपाउंड जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हुए हुए हो। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, अगर हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये इस तरह से इसने
2 वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर की फॉर्म में लूज कर दिया। समझ में आया? पहले कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे? 5 थे। अब कितने रह गए? 3 रह गए ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हो तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 ने वाटर के मॉलिक्यूल लूज किए क्या? तो कोई भी हाइड्रेटेड कंपाउंड अगर सारे वाटर के मॉलिक्यूल लूज कर दे या पार्शियली लूज कर दे, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं बच्चों इफ्लोरेसेंट। समझ में आएगा? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर ये बैकवर्ड चले तो बैकवर्ड चलने का मतलब ये वापस ले रहा है ना, वापस ले रहा है ना। अरे फॉरवर्ड चल रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो 5 से 3 हो गया। बैकवर्ड चलेगा तो 3 से वापस 5 हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? डीलिक्विसेंट। क्या समझ में आया? तो देखो, पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सुनो। डेफिनेशन अपन लिखेंगे, रिलीज ऑफ water molecules from a hydrated molecule is known as efflorescent, while gain of water molecules by anhydrous or partially hydrated compound is known as deliquescent। क्या इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया क्या? इनकी डेफिनेशन क्लियर है सबको? अगर कोई भी हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा तो इफ्लोरेसेंट, और गेन करेगा तो डीलिक्विसेंट। अब देखो, मैं इसका केपी लिखता हूं बेटा। इसका केपी है 4 × 10⁻⁻⁴ ATM स्क्वायर। इस इक्विलिब्रियम का मैंने केपी लिखा, ठीक है। विश्वजीत सिंह कॉपर सल्फेट के साथ 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, 6 नहीं जोड़ते बेटा। इतने उतने ही लिखे मैंने, है ना। सबकी एक डेफिनेट होती है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है ना। अब देखो बेटा, सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा, इस इक्विलिब्रियम को देख के ये बताओ, क्या केपी ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा? प्रेशर ऑफ H2O। बोलो बेटा, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को देख के बताओ, प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अरे स्क्वायर क्यों लिखा, कौन बताएगा? स्क्वायर क्यों लिखा, कौन बताएगा? देखो, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये हो गया, देखो बेटा, 4 × 10⁻⁻⁴ हो गया। यहां से प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा, प्रेशर ऑफ H2O आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये अगर एटीएम है, इस एटीएम वाले प्रेशर को अगर मुझे mmHg में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा बताओ? इस एटीएम वाले प्रेशर को mmHg में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 760 से, है ना बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 760 mmHg से, तो ये हो गया 15.2 mmHg। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, चीज समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर जो आपका प्रेशर ऑफ H2 है वो आ रहा है 15.2 mmHg आ रहा है बेटा, 15.2 mmHg आ रहा है, ठीक है। अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में मैंने ऐसा मान लिया कि लेट वेपर प्रेशर इन
in atmosphere is 30.4 mmHg। ठीक है, ये वेपर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, समझे बेटा? देखो स्फीयर में वेपर कंटेंट होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। एटमॉस्फेयर में वेपर कंटेंट होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो बच्चों, एटमॉस्फेयर में वेपर कंटेंट होता है ना। आपने कभी गर्मियों में जैसे ठंडे पानी की बोतल आप बाहर लाके रखते हो, तो बोतल के चारों तरफ आपने देखा होगा कि वेपर कंडेंस होके पानी इकट्ठा हो जाता है, हो जाता है बेटा? अरे हो जाता है क्या? अब एक बात बताओ, देखो अंदर जो वाटर का प्रेशर है वो है 15.2 mmHg, ठीक है, और जो बाहर जो वाटर का प्रेशर है वो है आपका 30.4 mmHg, है बेटा? अब मुझे बताओ, क्या वाटर के मॉलिक्यूल इस कंडीशन में बाहर जा सकते हैं क्या? क्या अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं? मुझे बताओ, किसी भी गैस का फ्लो कहां से कहां होता है? किसी भी गैस का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई टू लो होता है ना। तो अभी तो क्या होगा बेटा, अभी क्या होगा, अभी बाहर से अंदर भली आ जाओ, अभी बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड आ जाएंगे, लेकिन इनसाइड से आउटसाइड तो नहीं जाएगा ना। अरे नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा बच्चों। अब देखो, अब एक चीज बताओ, अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ये जो प्रेशर ऑफ H2O है ना, ये कितना है 15.2 mmHg, और अगर मान लो बार वाला प्रेशर मैं 15 mmHg कर दूं, अब बताओ, अगर मैंने बार वाला प्रेशर 15 mmHg कर दिया, तो क्या अब ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, जा सकते हैं बच्चों। तो क्या अब वो आपका इफ्लोरिसेंट प्रॉपर्टी इंडिकेट कर सकता है? क्या इफ्लोरिसेंट प्रॉपर्टी इंडिकेट कर सकता है? अरे जब बाहर जाएगा तो इफ्लोरिसेंट हुआ ना, वाटर के मॉलिक्यूल लूज करेगा तो इफ्लोरिसेंट हुआ, और गेन करेगा तो डिलिक्विसेंट हुआ। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो। अब देखो बेटा, एक बात को समझने की कोशिश करना, मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे सपोज एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट के किसी पेपर में मार्क्स आ रहे हैं 15 और पासिंग मार्क्स है 30, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30 है, ठीक है, और उस बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। क्या बच्चा पास हुआ? क्या बच्चा पास होगा क्या? नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो अभी पासिंग मार्क्स हैं, उस पासिंग मार्क्स का अगर मैं 50% कर दूं, बोलो बच्चों, अगर मैं उस पासिंग मार्क्स का 50% कर दूं, तो ये पास हो जाएगा ना। आपने पासिंग मार्क्स कर रखे 30, उस 30 का 50% क्या होगा? 30 का 50% क्या होगा? 15। तो जैसे ही आपने पासिंग मार्क्स पहले के 50% कर दिए, तो बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, बच्चा पास हो गया ना। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ कि जो बाहर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 30.4। हाँ, अगर मैं उसको डिक्रीज करते हुए उसके 50% से भी कम कर दूं, मुझे बताओ 30.4 का 50% क्या हुआ? 30.4 का 50% क्या हुआ? 15.2 हुआ। अब मुझे 15.2 से कम करना पड़ेगा ना, 15.2 से कम करना पड़ेगा ना बच्चों, तभी तो बाहर जाएगा। तो 50% से भी कम करूंगा ना, तभी तो इफ्लोरिसेंट होगा। बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आई क्या? बोलो। बाहर 30.4 है, अंदर 15.2 है, अंदर कम बाहर ज्यादा, तो जाएगा नहीं। तो हम बाहर वाला कम करते करते मान लो 15 पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब मैंने 30.4 से 15 कर दिया, यानी मैंने 50% से भी कम कर दिया। समझ में आई क्या बात? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे पक्का ना? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या करनी पड़ेगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, RH
ऐसा लिखेंगे PH2O, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इनटू 100। तो देखो ये हो गया बच्चों 15.2, 30.4 इंटू 100। ये बोलो 50% आ गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आई? अब देखो बेटा, मैं कहता हूं कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 50% होगी तो ये इफ्लोरिसेंट होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 50% होगी तो ये डीलिक्विसेंट होगा। समझ में आएगा? अगर बाहर वाली आपकी जो ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी होती है ना बच्चों, ये तो पता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर कंटेंट किससे इंडिकेट करते हैं? ह्यूमिडिटी से। तो बाहर वाली ह्यूमिडिटी कम करते करते 50% से भी कम कर दो तो वो इफ्लोरिसेंट होने लग जाएगा ना। 30.4 से कम करते करते अगर मैं 15 mmHg पे आ गया तो वो इफ्लोरिसेंट हो जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया क्या? लेस देन और ग्रेटर देन वाला? अरे बोलो बच्चों, लेस देन और ग्रेटर देन वाला सबको समझ में आया है क्या? आप बताओ, उस बच्चे को 15 नंबर मिल रहे थे, 15 मार्क्स, और हमने पासिंग मार्क्स 30 कर रखा था, है ना? अब मान लो अगर मैं पासिंग मार्क्स 40 कर दूं, 14 कर देता हूं, 14 मार्क्स, है ना, तो बच्चों वो आराम से पास भी हो जाएगा और उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा में भी हो गया ना। अरे बच्चों हो गया क्या? बोलो भैया, किसी को डाउट है क्या इसमें? इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? इस लॉजिक में कोई डाउट है क्या? विश्वजीत समझ में आया तेरे को? विश्वजीत, देवासी समझ में आ गया? विश्वजीत, अगर बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, फिर इफ्लोरिसेंट एंड डेलिक्विसेंट बाहर थोड़ी जाएगा, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाता जाएगा, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाता जाएगा। समझ में आ गई बात?